नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में पॉलिटी का पूरा ओवरव्यू लिया था। उसके बाद लास्ट दो लेक्चर में हमने हमारे पॉलिटी का जो पहला यूनिट था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसका जो पहला चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने देखा था। उसके तहत हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले यहाँ पे क्या सिस्टम थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हमने काफ़ी चीज़ें प्रीवियस कुछ एक्ट्स थे जो ब्रिटिश ने बनाए थे उसमें से ली थी। तो वो हमने ये जो पहला हमारा चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। आपने देखा होगा कि एक वीडियो एक घंटे की और बाकी दूसरी जो वीडियो थी प्रीवियस ईयर वो लगभग 1.5 घंटे का था। तो ऐसे 2.5 घंटे में हमने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है और ये पार्ट आपको हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो अगर आपने ये देखा नहीं होगा तो इसको वापस जाके देखिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था, इसको हम पूरी डिटेल में देखने वाले थे। उसकी जो प्रोसेस है उसको हम देखने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले आप मुझे एक बार बताइए, हम कुछ रिविज़न करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कौन से एक्ट के तहत बनी थी और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पोस्ट कौन से एक्ट के तहत बनी थी और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तीसरा क्वेश्चन, वाइसरॉय जो पोस्ट है वो कौन से एक्ट के तहत बनी थी और पहला वाइसरॉय कौन था। चौथा क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक जो पोर्टफोलियो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कौन से एक्ट के तहत बना था और पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। समझ गए आप। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए आगे चलते हैं और आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता होगा हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, उसके अंदर हमें इतने 10 यूनिट देखने हैं। उसमें से जो पहला यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसको हम देख रहे हैं। उसका हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और अभी हम आज दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमें इस चैप्टर में इतनी चीज़ें देखनी, ये 12 पॉइंट है ना, इसको हमें इस पूरे जो चैप्टर है इसमें पढ़नी, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब पहला देखो यहाँ पे क्या है, द गांधीज डिमांड। मैं आपको पूरा एक बार ओवरव्यू देता हूँ हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का वो कैसे बना है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाया कैसे गया है। तो सबसे पहले कब क्या होगा, हमें आज़ादी मिली होगी, आज़ादी के बाद इसको बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक दिन में लिख के होगा नहीं, उसको कुछ टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा है, क्या हुआ है, और डायरेक्ट जो शुरुआत हुई होगी डायरेक्ट ऐसे थोड़ी होगा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया हो गया ख़त्म। इससे पहले काफ़ी टाइम इसकी डिमांड हुई होगी। जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज किया था तो अंग्रेज़ हमें काफ़ी लगभग 150-200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो हमारे यहाँ के काफ़ी लोग हो गए जिन्होंने बोला होगा टाइम टू टाइम अंग्रेज़ों को कि हमें आप आज़ादी दो, हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये जो शुरू में यहाँ तक जो चैप्टर है ना, ये देखो 9 ये टॉपिक है ना इस चैप्टर में, इसमें ना सारी चीज़ें वही कि टाइम टू टाइम किसने क्या क्या डिमांड की थी। तो देखो इतने हमें चीज़ें देखनी। अब आपको लग रहा हो इस पर क्वेश्चन आता है क्या, हाँ इस पर क्वेश्चन आता है। आपको पूछा जाता है कि जैसे अभी ये जो था अगस्त ऑफर, इस अगस्त ऑफर में ना अंग्रेज़ों ने फर्स्ट टाइम बोला था इंडिया वालों को कि आपको हम डोमिनेंस स्टेटस देंगे। अभी डोमिनेंस स्टेटस क्या होता है ये भी आगे देखेंगे हम। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये फर्स्ट टाइम कब बोला गया था, इंडियन कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कब की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अब देखो ये आप लिखा है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो ये जो 9 टॉपिक है ना, ये 9 टॉपिक है ना पहले जो, इसमें ना ये 9 टॉपिक में टाइम टू टाइम किसी ने ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग की, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें किसी ने तो बोला हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, किसी ने बोला हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कोई देश है वो किसी देश के चंगुल में फंसा है, उसको आज़ादी मिल गई, अब उसको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको बनाना है तो ऐसे कई घर पे बैठ के नहीं बना सकते वो लोग, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि देखो ये 100 लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उनको ना जैसे पार्लियामेंट होता है ना, वो पार्लियामेंट में आते हैं, उधर डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट डालने कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल डालने, क्या क्या चीज़ें और डालनी। तो उस पर डिबेट होती है उन लोग की, और डिबेट होने के बाद मेजोरिटी से जैसे एक आर्टिकल डाल दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इस आर्टिकल में कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो खिलाफ है, लोग कुछ भी बोलेंगे, फिर अगर उनको बोलने की आज़ादी दे दी तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलेंगे।
तो फिर दूसरा मेंबर बोलेगा तो उससे क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। ऐसा करके फिर वोटिंग होगी, फिर वोट होने के बाद भी लोग बोलेंगे हाँ चलो ये आर्टिकल हम ये मान्य करते हैं, हम हमें ये एक्सेप्ट है। तो ऐसा करके ना कॉन्स्टिट्यूशन ये बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ नॉमिनेटेड लोग आते हैं, उनकी असेंबली होती है, असेंबली मतलब वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ये 9 जो चैप्टर है यहाँ पे टॉपिक है इस चैप्टर में, उसमें यही दिया गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था, वो बनाने के लिए किसने क्या क्या डिमांड की थी। और इसके बाद देखो 1946 में हमें आज़ादी मिलने से पहले ना, मतलब मिल रही थी प्रोसेस में था, तभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ था, तभी बोला गया था कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था। तो इसमें हमें देखना है कि कौन था वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको सुना होगा कि अम्बेडकर जी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो किसके किसके पास क्या क्या चार्ज था, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी। मतलब मोटे मोटे तौर पर हमें सारा जो हमारा चैप्टर है ये इसी में कैसे बना था कॉन्स्टिट्यूशन, पर ये सारा बैकग्राउंड हमें जानना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड जानेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, एक स्टोरी को लेके चलेंगे, पूरा जो हमें ये चैप्टर हमारा या पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा याद रहेगा। और डायरेक्ट उठा के यहाँ पे मैं आपको बोलूँ दूंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे अम्बेडकर जी, तो आपको पता नहीं चलेगा ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली समझ गए आप, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, वो आके डिस्कस करते हैं, और जितना टाइम लगता है 1-2 साल 3 साल, उसमें वो आके हर एक आदमी अपना अपना बताता है कि हमें ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए, और उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन सर्वसम्मति से पास होता है, और फिर उसको ड्राफ्ट बनाया जाता है और फिर वो पब्लिश होता है। तो चलिए फिर एक बार हमने ये वो ले लिया, अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन की मांग किसने की थी, कौन ऐसा बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है मोहनदास करमचंद गांधी बापू, इन्होंने सबसे पहले एक डिमांड रखी थी। कब, 1922 में। अंग्रेज़ कब आए थे, मैंने आपको बताया था, अंग्रेज़ों ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में यहाँ को बंगाल के नवाब को हराया, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में आसपास के वो स्टेट को हराया, 1765 में इन्होंने यहाँ पे ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके तहत इनको उड़ीसा, बिहार, बंगाल और ये कहा गया बंगाल और इनको बाद में दिल्ली का जो शाह आलम था, यहाँ पे इतनी जगह इनको ना रेवेन्यू इकट्ठा करने की परमिशन मिल गई। तो यहाँ से ये रेवेन्यू अपना जनरेट कर रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने कंपनी जो थी ट्रेडिंग से लेके ये पॉलिटिकल एंटिटी बन गई यहाँ पे। और उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उसके बाद सारी कहानी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में देखी। और ये कब तक हमारे यहाँ पे थे, ये 1947 तब तक ये यहाँ पे जमे हुए थे। अब क्या हुआ था, ये जो गांधी जी ना, ये 1915 में वापस आए थे इंडिया। ये पहले ये कब 1893 या 94 में ना ये वापस वहाँ गए थे, या 91 में साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ जाके ये लॉयर थे, वहाँ पे उन्होंने इंडियन जो लोग रहते थे साउथ अफ्रीका में, और जो बाकी ब्लैक रहते थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, उनके लिए इन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी। लॉयर थे बाय प्रोफेशन। ये 1915 में यहाँ पे आए, 1 साल पूरा इंडिया घूमे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपने सुना होगा, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे वहाँ पे उन्होंने ना अपने जो है सत्याग्रह से इन्होंने काफ़ी जंग जीती अंग्रेज़ों के साथ। उसके बाद इन्होंने नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट भी लॉन्च कर दी 1919 में, और 1922 में उन्होंने वो जो नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट है उसको विड्रॉ मतलब उसको निकाल लिया, क्योंकि चोरी इंसिडेंस हुआ था। अब क्या हुआ था उस टाइम पे, उसी टाइम 1922 में गांधी जी सबसे पढ़े लिखे थे, इनको पता था, ये पूरे दुनिया घूम के आए थे, इनको पता था सारी चीज़ें। हमारे यहाँ पे इंडियन लोग हैं, उनको पता ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इनको तो सिर्फ आदत लग गई थी अंग्रेज़ों के अंडर काम करने की। तो गांधी जी ने ना डिमांड पुट की थी, आगे रखी थी। क्या डिमांड थी वो, इंडियाज़ पॉलिटिकल डेस्टिनी शुड बी डिटरमाइंड बाय इंडियंस देमसेल्फ। इंडिया की जो पॉलिटिकल डेस्टिनी मतलब इंडिया का जो पॉलिटिकल राजकीय भविष्य है वो सिर्फ इंडिया द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बोला था। इनडायरेक्टली इन्होंने यही हिंट दी थी कि हम हमारा देश खुद चलाएंगे। तो ये कब हुआ था, 1922 में। अब देखो इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे तो पता नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे शायद, पर हम ना एक बैकग्राउंड लेके चलेंगे तभी हमें पूरा चीज़ पता चलेगी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत है किसने हिंदी थी, वो महात्मा गांधी ने दी थी। अब देखो कहाँ पे 1922 में। अब आगे चलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब देखो क्या हुआ था, कब की बात है, 1928। अब जो हमारे इंडियन लोग हैं इन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी बार बोला कि आप हमारा हक दो, हमें जॉब दो, आपका जो यहाँ पे असेंबली काउंसिल असेंबली उसमें काफ़ी लोगों को, ज़्यादा लोगों को, उन्होंने तो काफ़ी लोगों को लिया था इंडियन को, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके ले लो। ऐसे काफ़ी चीज़ें इंडियन लोग ना अंग्रेज़ों को टाइम टू टाइम बोलते थे, पर अंग्रेज़ सुनते नहीं थे, वो अपनी चलाते थे। फिर क्या हुआ, तंग आके यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी ना उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। कब, 1927 में बॉम्बे में सेशन हुआ। वहाँ पे ऑल कांग्रेस कमेटी जो थी, वर्किंग कमेटी, उन्होंने क्या बोला, हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए उन्होंने क्या, सब पार्टी आई 1927 में। एक्चुअली बॉम्बे में सिर्फ ये जो
कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी जैसे हिस्ट्री में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, मतलब मैंने हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ाई, इसको हमें एक दिन डिटेल में पढ़ना है हिस्ट्री में। ये जो सारी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें एक चैप्टर ही इसको डिटेल में पढ़ना है, पर हम एक और ले रहे हैं बस पॉलिटी के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसका हर साल दिसंबर में एक सेशन होता था। दिसंबर में ये एक जगह मिलते थे, एक जगह कोई एक सिटी चूज़ करते थे इंडिया की, वहाँ पे ये लोग मिलते थे, वहाँ पे डिसाइड करते थे कि अगला एक साल का हमारा पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, क्या हमारी रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगी। तो वहाँ पे जैसे उसी तरह से इनका 1927 में बॉम्बे में सेशन हुआ। बॉम्बे मतलब अभी का जो महाराष्ट्र में जो है मुंबई, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब इन्होंने बोला हम 1927 में हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट अंग्रेज मानेंगे क्या? अंग्रेज थोड़ी मानेंगे, अंग्रेज तो चाहते नहीं थे आज़ादी देने को इंडियन लोगों को। अगर अंग्रेज बोलते कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, इसका मतलब उनको तो फिर छोड़ के जाना पड़ता, तो वो कभी नहीं मानते। तो इसीलिए ये जो बाकी पार्टी है, इनको भी ना गांधी जी ने माटले में उतार लिया, सबको बोला ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ली, सब पार्टी को बोला एक जगह। उन्होंने वहाँ पे एक कमेटी एस्टेब्लिश की, सब पार्टी के लोग आए, उन्होंने बोला हमें कमेटी बनाते। उस कमेटी के चेयरमैन होंगे नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके डैडू, उनके पिताजी। तो मोतीलाल नेहरू के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने एक काम करो, आप एक साल लो या कुछ टाइम लो, उस टाइम में आप 2-4 महीने ले लो, उसमें आप ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाएगा और उसमें क्या पॉइंट होंगे वो आप हमें बता दो, क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिमांड करते हैं हम अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने ना देखो, उनको कब बोला गया था? 1928 में मई में। तो उन्होंने 10 अगस्त 1928 को, मतलब 3-4 महीने ले लिए थे, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उसी का नाम है नेहरू रिपोर्ट। अब समझ गए नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू जो थे उनको एक काम दिया गया था, ऑल जो इंडिया की जितनी भी पार्टी थी उन्होंने, कि हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है वो आप रखिए, उसमें क्या होगा, कैसी चीज़ होगी, इंडिया के आगे के भविष्य क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनली, वही संवैधानिक तरीके से। तो आप उसको बनाओ और हमें आप उसको रिपोर्ट बना के हमें दे दो, सबमिट करो। तो उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट बनाया था। अब रिपोर्ट में क्या क्या था? काफ़ी चीज़ें थी, ये हिस्ट्री का पार्ट है, बस हमारे लिए क्या काम है उसमें ना, इन्होंने क्वेश्चन आएगा आपको कि इंडियन लोगों द्वारा ऐसा पहले कौन सी मूव हुई थी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ इंडियन द्वारा पहले की गई थी इंडिया के लिए खुद को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि मतलब डैश 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 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू फ्रेम द फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ऐसी कौन सी चीज़ थी जहाँ इंडियन लोगों ने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ एक चीज़ की थी, उस चीज़ का नाम क्या है? तो वो चीज़ जो थी उसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। समझ रहे? डैश डैश मतलब ये होता है, एम्प्टी होता है, ब्लैंक क्वेश्चन ऐसे आता है, उस लिखा होता है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे कि नेहरू रिपोर्ट था या साइमन कमीशन था, कौन सी चीज़ थी जहाँ पे इंडियन लोगों ने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मांगा था, तो वो था नेहरू रिपोर्ट। और उसमें एक चीज़ मांगी थी, डोमिनेंट स्टेटस। अब डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? देखो, डोमिनेंट स्टेटस मतलब क्या होता है कि ये अंग्रेजी और ये इंडियन लोग हैं, ये नहीं, ये इंडियन पब्लिक है, और यहाँ पे इनका ना ये पार्लियामेंट मतलब संसद टाइप, इनका जो काउंसिल ऑफ मेंबर है, गवर्नर जनरल है वो, और यहाँ पे यही लोग लॉ बनाएंगे और ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्या होता था, कुछ आयरलैंड टाइप के देश होते थे, वहाँ पे ना अंग्रेज़ों ने वहाँ पे उनको भी कॉलोनी बना के रखा था, वहाँ पे भी अंग्रेज़ थे, पर उनको डोमिनेंट स्टेटस दिया था। मतलब ऊपर हेड जो है जैसे राष्ट्रपति टाइप, वहाँ पे अंग्रेज़ बैठे थे, और नीचे जो है ना, नीचे वो अपने लेवल पे काम करते थे। जैसे उधर जो स्टेट होंगे, तो स्टेट में जो सारे लोग होंगे वो उसी देश के होंगे। जैसे अभी इंडिया को अगर डोमिनेंट स्टेटस मिल जाता, तो बॉम्बे में गवर्नर अंग्रेज़ों का नहीं होगा, हमारे लोग हो गए, हमारे लॉ बनाएंगे, हमारे लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बस ऊपर उसको गवर्न करेंगे अंग्रेज़। समझ गए आप? तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस। तो ये फर्स्ट टाइम मांगा गया था कब? नेहरू रिपोर्ट में। समझ गए नेहरू रिपोर्ट क्या है? देखो, अभी हमने क्या देखा, हमने दो ऐसी चीज़ें देखी जिसके तहत हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नींव रखी गई थी, शुरुआत हुई थी, या किसी ने उसको डिस्कस किया था कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सबसे पहले गांधी जी ने इनडायरेक्टली हिंट दी थी। दूसरी चीज़ क्या होती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसमें बताया गया था कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या हुई थी, ये यमन रॉय जो थे ना, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जो अभी भी इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना, ये इन्होंने फाउंड की थी। अब ये जो आदमी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला था। अब इससे पहले जो थे उन्होंने बोला था हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। गांधी ने बोला था कि इंडिया का भविष्य सिर्फ इंडिया के लोग डिसाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल भविष्य मतलब राजकीय जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वाला, वो अंग्रेज नहीं करेंगे, हम खुद ही डिसाइड करेंगे। बट ये जो यमन रॉय, इन्होंने ऐसी चीज़ की थी, इन्होंने बोला था कि 1934 में आज़ादी मिली थी 47 में, तो आज़ादी मिलने से काफ़ी साल पहले इन्होंने बोला था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी चाहिए। 1934 में फर्स्ट टाइम यमन रॉय द्वारा ये बोला गया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन होना चाहिए।
मतलब उसमें कुछ लोग नॉमिनेट करने चाहिए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू करना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसे ही आएगा, ये डैश डैश देंगे इन द 1934 किसने, कौन सा आदमी था जिसने ये आइडिया रखी थी, फर्स्ट टाइम आइडिया रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे बननी चाहिए, तो उनका नाम है एम एन रॉय। समझ गए? तो देखो इस तरह से हमें 3 चीज़ें देख ली कि इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं, आपको याद है, मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या देख रहे हैं? हमें देखना है यहाँ पे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके चेयरमैन कौन थे, उसमें कौन कौन उसका हेड था, किस किस आदमी ने क्या क्या काम किया था, उस पर क्वेश्चन आते काफ़ी। पर हम एक बार बैकग्राउंड देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस किस आदमी का रोल है, किस किस ने क्या क्या बोला था, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब 4 नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि इंडिया के लिए ना, उन्होंने डिमांड रखी थी अंग्रेजों के सामने, क्या, हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए जहाँ पे हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले किसने बोला था? एम एन रॉय ने बोला था। कब? 34 में। कांग्रेस ने कब बोला? 35 में। क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे, अब ये पहले तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट था वो किसका था? वो डैडू का था। डैडू मतलब मोतीलाल नेहरू। अब 38 में 20 साल बाद किसका आया? ये इनका आया। रिपोर्ट नहीं आया एक्चुअली, इन्होंने कुछ बोला था। क्या बोला था इन्होंने? नेहरू ने बोला था ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट इंटरफेरेंस, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। इन्होंने बोला था कि ब्रिटिश ने बिना कुछ इंटरफेरेंस किए हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलाउड करना चाहिए, जो कि इंडिया के लोग बनाएंगे। और वो जो लोग होंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो होगी उसमें जो लोग होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उनको कैसे चुना जाएगा? उनको बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब लोग उनको चुनेंगे। इसके लिए एक इलेक्शन रखेंगे हम, और लोग वहाँ पे इलेक्शन में लोग खड़े होंगे और फिर जनता उसको चुनेगी, और जो चुन के आएंगे वो जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये चीज़ कही थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। समझ गए आप? आगे अब क्या हुआ है 1940। अब 1940, अभी इसको आपको बताता हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं हम, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बनने से पहले क्या क्या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी वो है। अब 1940 का दौर चल रहा था। 1938 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 डिक्लेयर हुआ था। और जैसे वर्ल्ड वार 2 डिक्लेयर हुआ, हमारे यहाँ पे राज कौन कर रहे थे? अंग्रेज राज कर रहे थे। 47 में तो हमें आज़ादी मिल गई। अब बात कर रही 1938 की। 38 में हमारे यहाँ पे ना इंडिया में अंग्रेज राज कर रहे थे। अब वर्ल्ड वार 2 चालू हो गया। एक साइड पे था जर्मनी वगैरह, हिटलर वगैरह उसकी फोर्सेस, और वर्सेस कौन था? ये जो इंग्लैंड, मतलब ये जो अंग्रेज थे जो हमारे यहाँ पे राज कर रहे, उनके जो दोस्त थे फ्रेंच वगैरह, काफ़ी दोस्त थे, अमेरिका वगैरह। तो अलग अलग जो देश थे ना, ये एक साइड पे थे वर्ल्ड वार 2 में। दो, आपको पता होगा, 2 गुट थे, और इसमें जो ये था इंग्लैंड। अब क्या था? इंडिया का जो सपोर्ट है, अभी अंग्रेज़ों ने इंटरनेशनल मंचों पे क्या बोला था, जिससे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अंग्रेज बोलते थे हम यहाँ पे राज नहीं कर रहे इंडिया में, हम उन लोग को सिविलाइज बना रहे, और हमें राज कर ही नहीं रहे, हम उनको बस चला रहे, उनका पैसे उनके लिए खर्च कर रहे। तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे जब वार चालू हुआ, तो लोगों ने, ये बाकी देश थे, उन्होंने पूछा इंडिया का स्टैंड कहाँ पे, इंडिया किसके साथ है? तो अंग्रेज़ों ने बोला इंडिया हमारे साथ है। तो जैसे अंग्रेज़ों ने बोल दिया उधर जाके कि इंडिया हमारे साथ है, हमारे यहाँ के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो भड़क गए, वो और बाकी भी जो है मुस्लिम लीग वगैरह, ये सब लोग भड़क गए। ये बोले अंग्रेज़ों को, बोले आपने हमारे देश में आप चलो राज कर रहे हैं, आपने इंडिया के जो लोग हैं इनकी एस्पिरेशन, इनको बिना पूछे इनका सपोर्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया आपकी तरफ वर्ल्ड वार 2 में? मतलब आपने इंडिया के लोगों को बिना पूछे हुए, एटलीस्ट इंडिया के जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनको तो आप लोग को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनको ना पूछे हुए आपने, उनको कॉन्फिडेंस में ना लेके आपने ये दुनिया में कैसे डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इंग्लैंड के साथ है वर्ल्ड वार 2 में? तो इन लोगों ने आंदोलन करना चालू कर दिया, ये लोग रास्ते पे आए। तो ये जो इंटरनेशनल प्रेस है दुनिया भर की, वो इंडिया में आई, और उन्होंने पेपर में छाप दिया कि इंडिया के जो लोग हैं वो उन्होंने विद्रोह कर दिया, वो अंग्रेज़ों के साथ नहीं। तो अंग्रेज़ों पे ना इनके जो अलाइड फोर्सेस थे, अंग्रेज़ों के जो इंग्लैंड के जो दोस्त थे ना, USA वगैरह, जो वर्ल्ड वार 2 में उनके साथ थे, इन्होंने ना अंग्रेज़ों के पीछे पड़ गए। ये बोले भाई साहब आप कुछ भी करो, इनका सपोर्ट हासिल कर लो, हमें आप कुछ भी करो, इनको से मनवाओ, इनको जो चाहिए वो दे दो, और उनका सपोर्ट ले लो वर्ल्ड वार 2 में हमारे साथ लड़ने के लिए। और फिर अंग्रेज़ों ने हमें बाटले में उतरना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो उनकी जो मूवमेंट थी ना, सबसे पहले उन्होंने जो किया था वो अगस्त ऑफर लेके आए थे। अब अगस्त ऑफर क्या था? ये जो चीज़ मैंने सारी बताई ना, वो हमें हिस्ट्री में एकदम डिटेल में देखनी, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट उसमें एकदम डिटेल में देखनी है। हम जब अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया। अब 1940 में क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने इंडिया वालों को बोला कि आप हमें ना वर्ल्ड वार 2 में समर्थन दीजिए, और उसके बदले में हम आपको डोमिनेट स्टेटस अलाउड करते हैं। डोमिनेट स्टेटस मतलब क्या? वही चीज़ जो हमने नेहरू रिपोर्ट में देखी थी। ये जो मोतीलाल नेहरू जी का जो रिपोर्ट आया था,
उसमें मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट स्टेटस लिखा हुआ था। डोमिनेंट स्टेटस मीन्स क्या कि देखो आप क्या करोगे, हम ऊपर जैसा आपको गवर्न करेंगे, बाकी आपको नीचे स्वराज होगा। आप अपने लेवल पे अपने देश को गवर्न करो, बस ऊपर ना हम आपको एज अ जो प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना ऊपर ऊपर देखता है, वैसे हम आपको ऊपर ऊपर देखेंगे। बाकी सारी जो पावर है लॉ बनाने की वो सारी आप ही, देश को आप ही चलाओगे, आप ही लॉ बनाओगे। ये चीज़ कब किसने बोली? अंग्रेज़ों ने इंडिया वालों को। क्यों बोली थी? क्योंकि उनका क्या चाहिए था? समर्थन चाहिए था। किसके लिए? वर्ल्ड वार 2 में। तो ये इंडिया वाले जो लीडर थे इंडिया के, गांधी वगैरह, ये लोग आए और इन लोगों ने अंग्रेज़ों को बोला अबे अब क्या चल रहा है? अब 1940 चल रहा है। हमने ये चीज़ कब मांगी थी? 1928 में। अब टाइम चेंज हो गया है, अभी हमें अगस्त ऑफर नहीं चाहिए, मतलब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। आप जो अगस्त ऑफर में हमें डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हो, ये तो हमने 1928 में मांगा था। अब उसमें तो काफ़ी कितनी चीज़ें बदल गई। अब हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। हमें ना आपके आधिपत्य में काम करना है, ना आपके साथ काम करना है। हमें चाहिए कि आप नहीं चाहिए, हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसको बनाओ डायरेक्ट, जल्दी इलेक्शन लो, हमारे असेंबली बनाओ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और आप हमारा जो इंडिपेंडेंस उसको डिक्लेयर करो। तो इसको भी इंडिया वाले ने ठुकरा दिया अगस्त ऑफर को। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने, क्वेश्चन ये आएगा, अंग्रेज़ों द्वारा फर्स्ट टाइम इंडिया वालों को ये जो है डोमिनेंट स्टेटस वो कब ऑफर किया गया था? वो 1940 में अगस्त ऑफर में ऑफर किया गया था। और इंडिया वालों ने फर्स्ट टाइम डोमिनेंट स्टेटस कब मांगा था अंग्रेज़ों को? वो 1928 में अगस्त नहीं, क्या नाम इनका, मोतीलाल नेहरू, उनकी रिपोर्ट में मांगा था, नेहरू रिपोर्ट में। समझ गए? तो इस तरह से हमने यहाँ तक देख लिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्रिप मिशन क्या है? वही चीज़, कंटेक्स्ट वही है। वर्ल्ड वार टू चल रहा था। ये इंडिया वाले लोग बाटली में उतर नहीं रहे थे। उधर जो अलाइड फोर्सेस है अंग्रेज़ों के, वो उन पे प्रेशर बना रहे थे। वो बना रहे थे कि आप भाई इनको जल्दी से जल्दी आप इनको चंगुल में ले लो, इनका कॉपरेशन है वो सिक्योर कर लो, इनका सपोर्ट सिक्योर कर लो। तो उनका जो क्रिप मिशन है वो जो है वो भेजा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। एक आदमी को भेजा गया था, उसका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसको ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने उधर से भेजा था पार्लियामेंट से, कब? मार्च 1924 में। उसका ऑब्जेक्टिव वही था, टू सिक्योर द इंडियन कॉर्पोरेशन टू फॉर द सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वार एफर्ट। ब्रिटिश का जो वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश का जो इतना बड़ा मतलब योगदान था, उस ब्रिटिश वर्ल्ड वार 2 में, ब्रिटिश तो उनका हीरो था वर्ल्ड वार 2 का, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था। तो वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ों का, इंडिया वालों का सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसने एक आदमी को भेजा, जो कि यहाँ के जो बड़े बड़े इंडिया के जो लीडर हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी जो हिंदू महासभा, काफ़ी यहाँ पे ग्रुप थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनके साथ वो बात कर सके और इंडिया का जो सहयोग है उसको हासिल कर सके, इसलिए भेजा गया था क्रिप मिशन। समझ गए आप? तो चलिए आगे, इसमें क्या था? क्रिप भाई साहब कौन थे पता है आपको? वो ना कैबिनेट मिनिस्टर थे वहाँ पे ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, उनको भेजा गया था। उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि आप हमें सहयोग करो, वर्ल्ड वार 2 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने बोला कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको ना 2 अलग देश बनाएंगे हम। क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो चाहती थी, वो 1947 तक वो चाहती थी कि एक ही देश बने, एक ही देश रहे जब अंग्रेज छोड़ के जाएंगे। और जो मुस्लिम लीग थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसकी गवाही कर रहे थे, वो चाहते थे कि अलग पाकिस्तान बने। 1940 से लेकर 1947 तक जब भी मुस्लिम लीग के सामने कुछ भी प्रपोजल जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम आपको आज़ादी देंगे, तो मुस्लिम लीग बोलता था भाई साहब पहले आप ये चीज़ लिखो उसमें कि 2 देश बनेंगे, एक पाकिस्तान होगा जिसमें मुस्लिम लोग रहेंगे और एक हिंदुस्तान होगा, तभी आप आपकी बात मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो इससे पहले जितने भी अंग्रेज़ों ने एफर्ट किए वो इसलिए ख़त्म हो जाते थे क्योंकि कांग्रेस कुछ चीज़ें मान लेती थी, पर ये मुस्लिम लीग मानता ही नहीं था, क्योंकि इसको चाहिए था, ये बोलता था एक देश होगा तो हमें आप फुल आज़ादी भी दोगे, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 अलग देश चाहिए। तो ये जो था क्रिप मिशन, उसमें ऐसे लिखा गया, इसमें जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स था उसने सारे पार्टी के लोगों को बुलाया, इनको बोला कि आप हमें वर्ल्ड वार 2 में सहयोग करो, उसके बाद जैसे वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाएगा हम 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो 2 बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने बोला कि 2 क्यों बनाएंगे, तो और वो किसमें? कम्युनल लाइन पे, मतलब धर्म के आधार पे। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने बोला कि आप हम आपको 2 बनाएंगे, एक में हिंदू के लिए होगी, एक मुस्लिम के लिए होगी, और 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और फिर 2 देश बनेंगे। कांग्रेस वाले ने बोला भाड़ में जाओ, कांग्रेस वाले बोले हमें नहीं चाहिए आपका ये जो क्रिप मिशन है, हमें नहीं चाहिए ऑफर। तो इस तरह से ये भी इन्होंने रिजेक्ट मार दिया। और उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट चालू कर दी जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता होगा, इसको हिस्ट्री में देखना है हमें एक्चुअली, तो ये बस इधर पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं। यहाँ तक समझ गया अभी आपको क्रिप मिशन क्या था? क्रिप मिशन वही था कि आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेंगी। ये सारी चीज़ें ना आपको याद, मतलब समझ रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद 1945 उसमें आया था शिमला कॉन्फ्रेंस। अब देखो ये जो लॉर्ड वेवल ये वाइसरॉय था उस टाइम पे। अब क्या हुआ था 1945 में, ये जैसे वाइसरॉय बने ना, इधर आए ना,
इन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी ना, इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा, उस मूवमेंट के चक्कर में ना काफ़ी लोगों को जेल में ठूस दिया था अंग्रेज़ों ने। नेहरू, गांधी सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। अब जब इनको जेल में डाल दिया और फिर भी इनको वर्ल्ड वॉर 2 में इनको सहयोग मिला था, क्या हमारा नहीं मिला था। फिर अभी अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि हम अभी यहाँ पे ज़्यादा देर तक राज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी सर से बह चुका है, सर तक पानी आ चुका है, और लोग इतना अगेंस्ट थे, मतलब लोग इतना अपोज कर रहे थे। इनको पता था हम इनको अभी दबा नहीं सकते, दबा देंगे तो ये बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा और हमें तो ये छोड़ के जाना ही पड़ेगा, पर ये मार पीट के छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब ये हमें मारेंगे, मार खा के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सही जाएंगे। तो अंग्रेज चाहते थे फिर अभी 1945 से लेकर 47 में, ये 2 साल में अंग्रेज खुद चाहते थे कि इनको आज़ादी दे दी जाए इंडिया वालों को। बट प्रॉब्लम ये था कि ये जो मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये एक चाहता था एक देश बने और दूसरा चाहता था 2 देश बने। तो अंग्रेज़ों के ना बहुत मतलब अंग्रेज़ों की ना हालत ख़राब हो गई थी जब आज़ादी दे रहे थे ना। अंग्रेज़ों को समझ ही नहीं आ रहा था आज़ादी इनको दे कैसे जाए। तो ये जब वाइसरॉय बना था लॉर्ड वेवल, इसने क्या किया, इसने बोला आप सब गरम हो गए हो, हमें काम करते थोड़ा चिल मारते। ये सबको ले गए शिमला, सब पॉलिटिकल पार्टी के जो जेल में ठुसे थे लोग, इनको छोड़ दिया और इनको ले गए शिमला। और शिमला में इसने उनको ऑफर दी और उनको बोला कि मैं आपको आज़ादी देना चाहता हूँ, पर हम ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे किसके लिए, दोनों के लिए, एक कांग्रेस के लिए, मतलब एक इंडिया के लिए बनाएंगे और एक पाकिस्तान के लिए बनाएंगे। तो फिर वही चीज़ हुई कि ये जो एग्रीमेंट था ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसने बोला था कि प्रोवाइड टू सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो इसके लिए अलग से देश बनाएंगे। तो कांग्रेस वाले ने मना कर दिया, फिर ये भी फेल हो गया, इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी ना, हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी जो परमिशन है ना वो इस मिशन द्वारा मिली थी, कैबिनेट मिशन। मतलब इसके जो प्रोविजन थे ना, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी कि दो अलग इंडियन मतलब 2 अलग देश बनेंगे, सारी चीज़ लिखी थी। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की, कुछ नहीं हुई, पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी ना वो इसके अकॉर्डिंग बनी थी। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, जहाँ पे इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, वो कौन से प्लान के तहत बनी थी? तो अगस्त ऑफर के तहत बनी थी या वेवल प्लान के तहत बनी थी, किसके तहत बनी थी? तो वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। अब देखो कैबिनेट मिशन कब आया था, 46 में, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी चीज़, मार्च 42 टू इंडिया विद प्रोपोजल कॉन्स्टिट्यूशन, इसने क्या लिखा था, इसमें बोला था कैबिनेट मिशन में कि 46 में कि इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे। क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे लिखा है ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें कौन कौन लोग थे। इसमें देखो एक का नाम क्या है, लॉर्ड पैथिक, एक है लेवरेंस, लॉर्ड पैथिक लेवरेंस, दूसरा स्टैंडफोर्ड क्रिप्स। अब मैंने बताया था आपको कब आया था, क्रिप मिशन कब आया था 42 में। तो क्रिप भाई सबको वापस भेजा था अंग्रेजों ने, 42 में आया था वापस, 46 4 साल बाद वापस भेजा था इस कैबिनेट मिशन का मेंबर बना के। उसके बाद A.V. अलेक्जेंडर। अब उस टाइम पे हमारा वाइसरॉय कौन था, वाइसरॉय था लॉर्ड वेवल। ये मेंबर था ये कैबिनेट मिशन का, नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने पूछा था, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके जो मेंबर थे, तो लॉर्ड वेवल भी उसका मेंबर था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन विच वाज सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1946। तो इसमें लॉर्ड वेवल का नाम था। अब सबने ये टिक कर दिया, सबको लगा ये वाइसरॉय होगा तो ये भी मेंबर होगा, पर ये मेंबर नहीं था, 3 ही मेंबर थे, इसको याद रखो आप। तो ये बनी थी। अब इसमें क्या बोला था, देखो इसमें क्या लिखा है, द डेलीगेशन रिजेक्टेड द क्लेम फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम। ये जो कैबिनेट मिशन था ना, इसने बोला था 2 अलग देश नहीं बनेंगे, ना 2 अलग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, एक ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी। तो इसलिए ये कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग को भी जक मार के एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इनका जो ये भाई सब जो थे ये रोना रो रहे थे, इसको भी इसका रोना भी खत्म हो गया और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस हिसाब से 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित की गई। और उसमें हम देखेंगे मेंबर कौन थे, वो कैसे थे, इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, कैसे बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा आगे देखना एकदम डिटेल में। बस इतना याद रखो कि 1946 में अंग्रेजों ने एक प्लान लेके आए थे जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, उसके तहत हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चालू कर दी थी बनानी। समझ गया? तो चलो आगे। अब ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली समझ गए। देखो मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैं 2015 से प्रिपरेशन कर रहा था, तो 2017 में मैंने आइटम लिया था। तो जब 1 साल मैंने फर्स्ट रीडिंग की थी ना 2015 से 16, उस टाइम मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया था, पर मुझे इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता चल रहा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। मुझे बस ये लगता था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट उसमें बना, पर जो कंसेप्ट होती है कंसेप्ट
कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब क्या, कि जैसे पार्लियामेंट होती है वैसा एक बहुत बड़ा सदन होता है, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, 300-400 लोग, उसका एक हेड होता है, हर एक आदमी को एक एक काम बांटा जाता है, और हर एक आदमी, जैसे किसी को बोला कि तू एक काम कर, तू वुमेन से रिलेटेड आर्टिकल बना, किसी को बोला तू लेबर से रिलेटेड आर्टिकल बना, किसी को बोला तू हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या जो प्रेसिडेंट होगा उसका पावर क्या होगी, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको कौन निकालेगा, ये तू बना। तो सब लोग यहाँ पे आएंगे, हर एक आदमी अपना अपना, देखो इसने एक बोलेगा कि मैंने हमारा देश जो बनेगा नया, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, तो उसमें ना एक प्राइम मिनिस्टर होगा और प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट जो है उसको ये अपॉइंट करेगा, उसका इलेक्शन ऐसा होगा, उसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो सब लोग उसके बोलेंगे हाँ चलो हमें ये चीज़, मतलब हम इसको एग्री करते हैं। कोई चीज़ कोई आदमी बोलेगा नहीं प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर कोई भी प्रेसिडेंट को हटा देगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं, उसको ऐसे निकालेंगे। तो ये बाद में देखना है कैसे निकालते हैं बाय द वे। तो फिर बोलेंगे हाँ चलो फिर ऐसा करते हैं, तो ऐसा करके ना फिर बोले चलो प्रेसिडेंट का खत्म, तो फिर वो लिख देंगे कि आर्टिकल 51 जो है, मतलब आर्टिकल जो है हमारे इंडिया 51 नहीं 52 से शायद, तो 52 से हम बोलेंगे आर्टिकल, पहले 50 में तो हमने ये दिया, अब पहले 51 तक आर्टिकल पूरे हो चुके हैं, तो 52 में हम क्या डालते हैं, प्रेसिडेंट डालते हैं। तो पहले 52 में लिखा हमने कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट कौन होगा, उसका एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन उसमें होगी। आर्टिकल 53 में हम ये लिखेंगे कि उसको शपथ कौन दिलाएगा, आर्टिकल 54 में ये लिखेंगे उसका काम क्या होगा, 55 में ये लिखेंगे उसको निकालेगा कौन। ऐसा समझ रहे हैं आप, एक्चुअली ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, पर ऐसा होगा, सबसे पहले आर्टिकल 1 होगा, 2 होगा, तो ये बोलेगा चलो मैंने ये फाइंड आउट किया, हम ये करते हैं। तो कितने आर्टिकल हुए अब तक, अच्छा 100 आर्टिकल हमने कंप्लीट किए, तो इसको 101 आर्टिकल में डालते हैं। ऐसा करके हमने ना कितना हमारा 346 आर्टिकल बने थे, और 346 आर्टिकल के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। समझ गए आप, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ना, ये कंसेप्ट आप समझ लो। ये मुझे 2016 में पता चला, जब मैं दिल्ली में गया था, तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब ये ऐसा सदन था जहाँ पे लोग आए थे अलग अलग सेक्टर से। अब वो मैं आपको बताऊंगा कौन लोग थे, कैसे थे, कांग्रेस के कितने थे, मुस्लिम लीग के कितने थे, उनको कैसा भेजा गया था, किस किस आदमी ने क्या क्या किया था। तो ये सारी चीज़ अभी भी आर्टिकल आता है, जैसे कि अगर कुछ इंडिया में हमारा कुछ कांड हो जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत कुछ मैटर हो जाता है, कुछ किसी को जेल में डाला ढूंसा जाता है, तो वही आता है कि इसने बोला था, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो डिबेट है 3 साल चला था ना, ये सारे रिकॉर्डेड है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, 3 साल तक चला था। तो किस आदमी ने किस चीज़ के बारे में बोला था, तो अभी 2-3 दिन पहले आया था कि अम्बेडकर ने क्या बोला था, अम्बेडकर ने बोला था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मिसयूज़ हो जाएगा ना, तो उस दिन मैं खुद उसको जला दूंगा, ये चीज़ बोली थी। तो वो द हिंदू जो न्यूज़पेपर उसमें आया था, क्या अम्बेडकर ने ऐसे बोला था, समझ रहे। तो काफ़ी लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बोली थी उसमें, कि वुमन के बारे में किसी ने बोला था कि वुमन को अगर रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वुमन के हाथ में सत्ता चल जाएगी, तो फिर ऐसा, मतलब काफ़ी लोगों ने कुछ गलत भी स्टेटमेंट दी थी इसमें। तो अभी भी आती वो, मतलब मेरा बोलने का ये एसेंस है कि 3 साल तक जब ये चला था ना, तो वो जो टॉपिक है जिससे, जैसे गवर्नर है, अब गवर्नर का अगर कुछ इशू हो गया, जैसे अजित पवार ने चुपके से सुबह जाके शपथ ली थी, तो गवर्नर ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, तो उस पर आया था कि ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी था उस टाइम पे 1948 में गवर्नर के बारे में कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये चीज़ अभी भी रिलेवेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिबेट हुई थी ना, 3 साल तक चला था कॉन्स्टिट्यूशन बनना, ये अभी भी आता है। आपको लग रहा होगा तो होगा तो हो गया, होगा तो होगा नहीं, ये कब तक, जब तक इंडिया इतना बड़ा देश है, तब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रहेगी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। समझ गया आप। तो चलिए अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है उसको देखते एक बार, कब बनी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ना, कब बनी थी, नवंबर 1946, हमें आज़ादी मिलने से पहले ही बनी थी। टोटल मेंबर कितने थे उसमें, 389। कॉन्स्टिट्यूशन अकेले अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, जो आप सुनते हो ना बाबा साहब अम्बेडकर, बस उन्होंने, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो लॉ मेकर थे, उनके गाइडलाइन में बना था, पर उसके लिए काफ़ी लोग थे बनाने के लिए। तो टोटल मेंबर कितने थे, 389 मेंबर थे लगभग, मतलब ऑलमोस्ट 400 लोग। उसमें से जो कितने 296 है ना, 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब क्या, ऐसे स्टेट, ऐसे जगह जहाँ पे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, जैसे बॉम्बे ब्रिटिश का अंडर में था, कलकत्ता था, नीचे मद्रास था, वहाँ से जो लोग चुन के आए थे कांग्रेस के या बाकी लोग थे, जहाँ ब्रिटिश लोग जिस टेरिटरी पे राज कर रहे थे वहाँ से 296 लोग आए थे। और जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब राजे रजवाड़े जहाँ ब्रिटिश राज नहीं कर रहे थे, ये इंडिपेंडेंट थे, वो जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे 93 लोग आए थे। ऐसे टोटल कितने लोग अपॉइंट हुए थे। अब ये जो इतने अपॉइंट हुए, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इनका सिर्फ नाम, मतलब नामकरण हुआ था, ये इतने लोग सिलेक्ट हुए थे, पर एक्चुअली में लास्ट में इतने लोग नहीं आए थे, वो कम हो गए थोड़े। वह अब याद रखो आप, 296 ब्रिटिश इंडिया से आए थे, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य है, जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी। और 93 लोग जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, वो मतलब ऐसे लोग जो राजा रजवाड़े जो ब्रिटिश के अंडर नहीं आते थे, अब वो कितने थे, 93 थे। ऐसे टोटल मिला के 389 लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मेंबर थे, मतलब इन लोगों ने मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तय हुआ था। अब देखो इसमें क्या लिखा है, प्लीज़ रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर वेर बोथ इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड नॉमिनेटेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थे उसके जो लोग थे वो कैसे बने थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे बनी थी। अब ये जो लोग थे कितने, 400 लोग ऑलमोस्ट, ये जो ऑलमोस्ट मतलब टोटल 400 नहीं थे, थोड़े कम थे, पर हम समझने के लिए पकड़े कि अप्रोक्सीमेटली कितने थे, 400। ये लोग यहाँ पे ऐसे किसने सिलेक्ट किया था इनको,
तो देखो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उस टाइप अंग्रेजों का क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी और एक बाकी क्या था प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल मतलब कौन से, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, समझ रहे, ऐसे स्टेट थे उनके, वहाँ से उनका स्टेट उधर मतलब एक गवर्नर होता था और उधर भी एक छोटी काउंसिल होती थी, जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है आज का वैसे, और उसमें कुछ मेंबर होते थे। तो ये इसके लिए कानून बनाते थे, ये इसके लिए बनाते थे अलग अलग, और ये जो सेंटर में जो वाइसरॉय वो सबके लिए बनाता था कानून, ऐसा होता था। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी वो तो यहाँ पे बनी ना सेंटर में, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो उसमें मेंबर कैसे आए, उसमें जैसे बॉम्बे स्टेट है वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके 40 लोग हैं उधर ऐसे चुन के आए, मुस्लिम लीग के 20 आए, ऐसे एग्जाम्पल, बाकी भी ऐसे ऐसे टोटल 100 लोग हैं उधर। अब इसमें से कुछ को इनका इलेक्शन हुआ कि इधर जैसे कि बॉम्बे जो स्टेट है इधर से 50 लोग उधर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो इलेक्शन हुआ 100 लोगों में, फिर 50 इनडायरेक्टली, समझ रहे क्या, मतलब ये जो चुन के आए थे उन्हीं में इलेक्शन हुआ कि उनको नाम बनाया गया कि इसमें से कौन जाएगा। तो फिर इसमें से 50 सेलेक्ट हुए इलेक्शन करके इनडायरेक्टली, लोगों ने मतलब लोगों ने एक्चुअली वहाँ के अंदर के लोगों ने ही चुना कि किसको किसको भेजना है, कि इसने बोला कि देखो ये बोला कि मैं जा रहा हूँ मुझे इतने लोग सपोर्ट करें, ऐसे करके इधर से 50 भेजे इधर से 50 भेजे, ऐसे समझ रहे ना आप। मतलब कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो 400 लोग थे उसमें जो लोग थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इनडायरेक्टली मतलब कैसे, इलेक्शन हुआ था पर डायरेक्ट लोग, डायरेक्टली इलेक्शन मतलब जनता द्वारा, ये जनता द्वारा नहीं था, उन्हीं में से इन्होंने बोला था कि ये लोग जाएंगे। मतलब ऑलरेडी जो इलेक्शन हो चुका था स्टेट में, वो स्टेट में जो मेंबर थे और कुछ सेंटर में जो मेंबर्स थे जो चुन के गए थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को डाल दिया था, इनडायरेक्टली वो उनका इलेक्शन हुआ था, समझ रहे, जनता द्वारा नहीं हुआ था। तो वो लोग थे और कुछ नॉमिनेटेड, मतलब आप राजा है, अब राजा थोड़ी इलेक्शन लड़ता था, तो राजा बोलेगा ये चलो ये मेरा बंदा है इसको भेज दो, इसको ले लो आप। तो ऐसे ये जो 296 है ब्रिटिश इंडिया के, जहाँ ब्रिटिश लोग का राज था, वो थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 93 थे नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट किया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वर्किंग कब तक था, 9 दिसंबर को यहाँ पहली मीटिंग हुई थी 1946 को, कब तक चला था ये, 24 जनवरी 1950 तक। इतना कार्यकाल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, समझ गए अभी आप। और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी थी वो किस प्लान के तहत बनी थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो इतने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि ये तो देखो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे वो जनता द्वारा इलेक्ट होके गए थे या इनको इनडायरेक्टली इलेक्शन होकर इनको भेजा था, या ये नॉमिनेटेड थे। तो ये जनता द्वारा नहीं भेजे गए थे, ये कुछ लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था, समझ गए अभी आप। चले आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली, ये देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, और उसमें द ब्रिटिश इंडिया के कितने थे 296 और प्रिंसिपल स्टेट के 93 थे। ईच प्रोविंस मतलब हर एक जो उनका जो राज्य था, बॉम्बे, कलकत्ता, मतलब मद्रास, बंगाल, ऐसे टाइप के, एंड प्रिंसली स्टेट अलोकेटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसमें जो लगभग 400 लोग थे, ये हर एक जो स्टेट था ना, जैसे बॉम्बे स्टेट था, मद्रास स्टेट था, बंगाल स्टेट था, अब बंगाल से कितने लोग होंगे और बॉम्बे से कितने होंगे, ये किस बात पे डिसाइड होगा, वो वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी उसके हिसाब से होगा। तो पॉपुलेशन के वाइज हर एक जो प्रोविंस, मतलब उनका जो स्टेट हुआ करता था वहाँ अंग्रेज़ों का, जहाँ पे वो राज कर रहे थे, और जो उस टाइम पे नवाब थे, राजा थे, उनका भी पॉपुलेशन उसके हिसाब से उनको सीट मिलती थी। अगर कोई राजा है, जैसे एक राजा है, उसकी जो जनता है उसके राज्य में बस 10 लाख जनता है, और एक राजा है उसके राज्य में कितनी 10 लाख जनता है, तो फिर नहीं, एक राजा के इसमें सिर्फ 1 लाख जनता है और एक में 10 लाख जनता है, तो फिर दोनों को कितनी सीट मिलेगी। जिसके पास 1 लाख जनता का राजा है वो बस उसको एक ही सीट मिलेगी, आपको एक सीट मिलेगी, और जिसके पास 10 लाख जनता है जो अंडर, उसको मिलेंगे 10 सीट। आप 10 सीट ले लो, समझ रहे भाई आप। पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे स्टेट और प्रिंसली स्टेट को और प्रोविंस को सीट मिली थी, अलोकेट हुई थी, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अभी आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम एक बार टाइम लाइन देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को, चलो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो बन गई, ये लोग नॉमिनेट भी हो गए, उन्होंने बोल दिया कि इतने लोग होंगे, यहाँ से इतने लोग जो सिलेक्ट हुए प्रिंसली स्टेट से, और ये जो ऑलरेडी बनी हुई जो प्रोविंस है वहाँ से इतने लोग अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये चीज़ तो डिसाइड हुई। पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट मतलब लिखना स्टार्ट करना है, तो उसका टाइम लाइन कैसे कैसे हुआ था देखो। 1946 में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल असेंबली में, मतलब स्टेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल असेंबली में फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब इलेक्शन लड़े गए थे 1946 में, कहाँ पे, ये जो प्रोविंस असेंबलीज है, प्रोविंस असेंबली मतलब कौन सी, जो स्टेट है जो ब्रिटिश के, बंगाल, बॉम्बे, वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग चुन के आए थे, वह चुन के आए हुए जो लोग हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे जो आमदार है उस असेंबली में इलेक्शन हुए थे, असेंबली के लिए नहीं हुए थे, समझ रहे ना आप, आमदार चुनने के लिए नहीं हुए थे, वो तो ऑलरेडी जनता ने पहले ही चुन के भेज दिए थे। तो उसके अंदर इलेक्शन हुए थे कि अभी ये जो चुने हुए लोग हैं ना, उसमें से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये कब हुआ था 1946 में जुलाई में, तो इनको भेज दिया। फिर
उसके बाद दिसंबर में क्या उसी साल पहली मीटिंग, तो ये लोग भेज दिए उधर, और राजा ने बोल दिया देखो, हर एक राजा ने बोला ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, उन्होंने अपने अपने नाम लिख के दे दिए। ऐसे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली वो बन गया। अब इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, समझ रहे। और जो ये असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, मतलब जो असेंबली होती है ना उसका एक प्रेसिडेंट होता है, जो जैसे अभी जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर ऑफ द हाउस, लोकसभा में स्पीकर होता है, आपने सुना होगा, उसमें यहाँ पे भी होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट में। तो वैसे वो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, मतलब एक टाइप का ये हमारा संसद ही था, पार्लियामेंट ही था एक टाइप का। तो उसका जो पहला जो स्पीकर था ना, उसको बोलते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, या स्पीकर ने एक्चुअली वहाँ के जो इंटरिम प्रेसिडेंट था, उसका प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, उसका जो प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सीनियर मोस्ट मेंबर था सारे असेंबली में, सबसे ज़्यादा इसका एज था, और ये था, समझ गए आप। मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी थी तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था, जो असेंबली को हेड कर रहा था, वो इंटरिम मतलब टेम्पररी एक आदमी को बनाया गया था, उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली, इसका हम प्रेसिडेंट चुनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। अभी आप बोलोगे अभी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सिन्हा था, और आप कैसे चुनोगे फिर? देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी ना, तब तो कोई था ही नहीं प्रेसिडेंट, तो इन्होंने क्या बोला सब लोगों ने, अभी सीनियर मोस्ट जो लोग हैं, जिस आदमी का सबसे ज़्यादा एज है, आप टेम्प्रोरी आप एक बार प्रेसिडेंट बन जाओ, हम अभी थोड़ा चिल मारते, हम एक मीटिंग स्टार्ट कर देते, चाय वाय मारते, उसके बाद हम 1-2 दिन रुको, हम प्रेसिडेंट चुनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। अभी फिलहाल टेम्प्रोरी आप हो, तो टेम्प्रोरी कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने बोला कि अब हम ना फाइनल एक बार चुनते, कौन? हमारा पहले प्रेसिडेंट चुनते, वाइस प्रेसिडेंट चुनते, और उसके बाद हम हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का स्टार्ट काम चालू कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सब सर्वसम्मति से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिसको चुना गया एज अ प्रेसिडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और आगे चल के हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, समझ गए आप। और एच.सी. मुखर्जी ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन आता है कि अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सबको पता है, ये प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। अब देखो इस पर कन्फ्यूजन बहुत होता है कि अगर जब क्वेश्चन आता है ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था? और उस दूसरा एक ऑप्शन होता है जो बहुत कन्फ्यूज करता है, वो होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो सबको यही लगेगा कि यार अम्बेडकर ने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो प्रेसिडेंट वही होगी। भाई साहब वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं थे, उसमें एक ड्राफ्टिंग एक कमेटी थी, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, हर एक को एक काम दिया गया था। तो उस एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके वो चेयरमैन थे, समझ रहे आप। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कमेटी उसके थे, वो टोटल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी, समझ गए। आगे अब क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946, उस टाइम पे क्या होता, जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे समरी होती है ना किसी बुक की, एक पहले पेज पे लिखी हुई थी कि इस बुक में ये दिया गया है, वैसे उन्होंने एक पूरा एक पेज लिखा हुआ था, और उस पेज में उन्होंने लिखा था, वो सारी चीज़ लिखी थी कि हमारा एक देश बनेगा, उस देश में हम ऐसे सबको फ्रीडम देंगे, सबको राइट देंगे, सब सेक्युलर, मतलब सेक्युलर तो नहीं था पर सब लोग ना यहाँ पे इक्वल होंगे, हमारा देश सोवेरेन होगा, कोई और देश हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, और उसी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब वो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, जो पेज था उसमें लिखा हुआ था, उसी को बाद में मॉडर्न उसका नाम चेंज करके लिखा गया प्रीएम्बल। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन किताब पे जो पहला पेज है ना, उसका नाम है प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल मतलब क्या है, वो समरी कि आगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो एक पेज में लिखा हुआ है, बस आपको पता होगा प्रीएम्बल, समझ गए। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये किसने पास किया था असेंबली में? ये जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। ये चीज़ आप याद रखो। ओके, आगे चल के एक चीज़ अभी मैंने बताया था आपको, इतने ऑलमोस्ट 400 लोग थे। मैंने उस टाइम बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि उसमें से काफ़ी लोग भाग गए थे, काफ़ी लोगों ने वो अटेंड ही नहीं किया था आगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उनका नाम आने के बावजूद भी। क्यों? देखो मुस्लिम जो लीग थी उसने, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। अब कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग थे जो मुस्लिम थे, कांग्रेस के टिकट पे कुछ लोग जो अंदर गए थे ना, कांग्रेस ने उनको भेजा, वो मुस्लिम थे। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी जो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम की हितों की रक्षा करने के लिए बनी थी। और कांग्रेस जो थी, कांग्रेस में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। मौलाना आज़ाद कौन थे? मुस्लिम तो थे वो। तो ऐसे काफ़ी लोग थे, समझ रहे हैं अभी आप। तो मुस्लिम लीग ने ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बाइकआउट मार दिया। ये जिन्ना बोला भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूट आप उधर कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ या उधर समझेगा, आग लगा दो, भाड़ में जाओ, हम अटेंड नहीं करके। उसने बोला, उसके जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनको बोला आप जितने लोग अपॉइंट हुए घर बैठना चुपचाप, उधर जाना नहीं, घर में लॉकडाउन करके रखना है। और जब लोगों ने उनको पूछा कांग्रेस वालों ने, भाई साहब आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे? तो जिन्ना ने बोला, मैंने क्या बोला था आपको, 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, सेपरेट अलग एक देश होना चाहिए पाकिस्तान। आप लोग ऐसा कुछ उधर लिखा ही नहीं है, हमें थोड़ी इंडिया चाहिए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी उसको बाइकआउट मार दिया था।
तो क्वेश्चन आएगा आपको शुरू में कि मुस्लिम, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें सब लोग थे, उसमें मुस्लिम कांग्रेस था, ये थे अम्बेडकर थे, समझ रहे, उनकी एक पार्टी थी अम्बेडकर थे, और मुस्लिम लीग भी था, तो मुस्लिम लीग नहीं था। चलो आगे चलते, आगे क्या हुआ था। अब देखो, ब्रिटिश प्रोविंस वेर टू बी डिसाइडेड अमंग दी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। अब ब्रिटिश जो प्रोविंस थे ना, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे वो 3 चीज़ों पे डिसाइड किया गया था। मतलब कौन से लोग इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होंगे। पहली चीज़ थी मुस्लिम होंगे, दूसरी चीज़ सिख होंगे, और तीसरी जनरल। मतलब जनरल जो है 3 कैटेगरी बनाई गई थी, कौन से लोग मेंबर होंगे। तो पहला चीज़ था कि मुस्लिम लोग को अलग से बोला गया था कि ये मुस्लिम लोग होने चाहिए, मुस्लिम लोग की हितों की रक्षा करने के लिए। सिख लोग अलग से होंगे, और बाकी जनरल होंगे, मतलब उसमें हिंदू सब लोग होंगे। और मेंबर कहाँ से इलेक्ट हुए थे, ओन कम्युनिटी, इलेक्टेड बाय ओन कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसमें से मुस्लिम लोगों ने बोला कि हमारे ये मुस्लिम लोग वहाँ पे जाएंगे असेंबली, सिखों ने बोला ये जाएंगे, जनरल लोगों ने बोला उसमें इलेक्शन, जैसे मैंने बताया था। और इलेक्शन कैसे हुआ था, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट। मतलब देखो, अभी एक बार आपको एकदम से बेसिक से बताता हूँ। ये जो स्टेट थे, इनके जो प्रोविंस थे, जैसे कौन सा था, बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, ये जो प्रोविंस थे ना, इसमें से लोग भेजे गए थे कहाँ पे, सेंटर में जो ड्राफ्ट ये बना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके लिए। तो ऑलमोस्ट 400 लोग थे, तो वो उसमें से 89 मतलब ऑलमोस्ट 100 कौन थे, प्रिंस स्टेट थे। तो 300 के आसपास कौन थे, 289 कौन थे, ये थे कॉन्स्टिट्यूंट प्रोविंशियल असेंबली के लोग। अब वो उनको कैसे भेजा गया था, चुना गया था, तो यही बता रहे उनको कैसे चुना गया था। जैसे बॉम्बे में, अगर बॉम्बे के जो प्रोविंस है उसमें अगर 150 लोग हैं और उसमें से 50 लोग भेजने ऊपर, तो उधर इलेक्शन हुआ था, समझ रहे। और मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने अपने अंदर के मुस्लिम लोगों को भेजा था, सिख लोग जो थे सिखों ने अपने अंदर भेजा था, और जनरल बाकी लोग थे उन्होंने चुना था कि ये लोग जाएंगे। और चुनाव कैसे हुआ था, सिंगल ट्रांसपोर्टेड वोट। मतलब एक आदमी बोलेगा देखो इसको भेजना है, तो सब लोग सिंगल, जैसे मुस्लिम है उधर कितना 10 मुस्लिम भेज दें और टोटल 50 मुस्लिम है, तो 10 लोगों के नाम दिए जाएंगे, 10 लोगों के नाम, बस बाकी जितने लोग इच्छुक हैं, जैसे 20 लोगों के नाम दिए गए, और हर एक ने ना वोट दिया कि मैं फर्स्ट इसको भेजना चाहता हूँ, सेकंड, एक पर्ची में लिखा गया सिंगल ट्रांसपोर्ट वोट। मतलब क्या होता है, एक पर्ची होती है उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो देखो पहले मैं इसको भेजना चाहता हूँ, दूसरा इसको भेजना, तीसरा इसको, चौथा इसको, पाँचवा इसको। तो ऐसे हर आदमी ने जो है ना, जितने लोग खड़े हुए इलेक्शन में, और बाकी लोग जो है उन सब ने इसको, मुस्लिम ने 50 लोगों ने ऐसे 20 लोगों के लिए लिखा। तो जिन 10 लोगों का नाम पहले आता है ना, 10 ही टोटल मेंबर ना, 10 लोगों का नाम पहले आता है, जैसे इसने बोला फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था इसको, तो सब ने ऐसा काउंट किया जाएगा कि सबसे पहले प्रेफरेंस किस लोग 10 लोगों को दिया गया है। अगर हम टोटल निकालें तो पता चलेगा कि जो 20वां नंबर है उसको भी तो लोगों ने बोला होगा कि ये भी जाएगा, 5 नंबर पे बोला होगा कि किसी ने। तो ये टोटल कैलकुलेट किया जाएगा, और 5 के प्रेफरेंस के हिसाब से कि पहला ये जाएगा, दूसरा ये जाएगा, टोटल निकाला जाएगा कि ये 50 लोगों में से कि पहले जो 10 मेंबर है उनका जो ये प्रायोरिटी, पहले 10 कौन से लोग जिनको प्रायोरिटी दी गई, और उसको भेजा जाएगा। देखो ये इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा इतना डिटेल में, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रेसिडेंट जब चैप्टर उसमें हमें देखना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसा होता है, 5 नाम जो होते हैं, मतलब 5 चॉइस दी जाती है। तो ऐसे इनडायरेक्टली, समझ रहे, इलेक्शन हुआ था पर जनता के द्वारा नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ पे, 11 प्रोविंस एंड बाकी कुछ नॉमिनेटेड थे, ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। और बाकी बाद में इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबलीज सिलेक्टेड इनडायरेक्टली एज अ मेंबर ऑफ असेंबली नॉट बाय द अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इनको मैं वही बता रहा हूँ, जनता द्वारा इनको चुना गया नहीं गया था, जनता ने इनको इलेक्शन नहीं हुआ था, ये चुन के ऑलरेडी वहाँ पे थे और वहाँ इनका इलेक्शन हुआ, इनको भेजा गया था। ये कुछ ज़्यादा डिटेल में हो रहा है हमारा, पर चलो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो समझ गए भाई आप, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कॉन्स्टिट्यूशन देखो ऐसा, ये सिंगल ट्रांसपोर्ट मैंने अभी बताया ना आपको। देखो ऐसा होता है कि देखो 1 नंबर, मैं 5 नंबर चाहता हूँ ये आदमी बने, 1 नंबर चाहता हूँ ये, ऐसा होता है वो। इतना डिटेल में जब हमारा ये होगा ना प्रेजेंट का टॉपिक, उसमें मैं एकदम बाय एग्जांपल आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, वहाँ पे जितने भी ये मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड थे और बाकी प्रोविंस से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। बस इतना एसेंस है हमारे अभी के 10 मिनट का पिछले। आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने बनी थी ड्राफ्टिंग के लिए, उसमें काफ़ी चीज़ें, वही चीज़ देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, यहाँ लिखा है, कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। ये जो ब्रिटिश इंडिया वहाँ से इतने इलेक्टेड थे लगभग 300, इधर से प्रिंस स्टेट से 9 लोग नॉमिनेटेड हुए थे। एक्चुअल 9 नहीं थे वो, इधर गलत हुआ क्या, यहाँ पे गलत हुआ, वो कितना है 79 है शायद, तो इसलिए तो ऐसा करके तो टोटल इतने होंगे। कितने इधर दिया था, 1 मिनट को पीछे दिया था, कितने थे, सॉरी 93 थे शायद प्रिंस स्टेट से। ये कितने हुए 289, और उसके बाद इतना, इसका मतलब कितना होता है, ये ऊपर के 4 इसमें इससे माइनस कर दो तो बराबर है, वो 83 थे, ये टोटल 83 थे, ये गलत होगा एक्चुअली। उसके बाद देखो प्रिंस स्टेट से लोग नॉमिनेटेड थे
और कौन था, बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब कोई अभी जैसे सैफ अली खान है उसके डैडू थे, वो पटौदी के नवाब थे। तो इन्होंने बोला देखो ये मैं 2 आदमी भेज रहा हूँ, ये मेरे तरफ से होंगे, मेरे पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे 2 सीट मिली है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये 2 लोग होगी। तो इसने नॉमिनेट कर दिया और बाकी प्रोविंस से इलेक्शन हुआ था। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखा कुछ फैक्ट्स दिए देखो। तो प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइन इट। शुरू में क्या हुआ, कुछ राज्य रजवाड़ी थी, अब ये राजे थे ना, ये इनको ये टेंशन में आ गए, इनको लगा साला अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अगर हमने सहभाग लिया और कॉन्स्टिट्यूशन अगर 2-3 साल में बन गया तो ये तो देश बन जाएगा, और हमारा भी जो हम नवाब की शौक मतलब शानो शौकत से रह रहे, हम एज अ राजा रह रहे, हमारे राज्य से खत्म हो जाएगी और हम भी जनरल सिटीजन बन जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने शुरू में बहुत अपोज किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, पर बाद में इनको पता चल गया कि भाई साहब ऑलमोस्ट सबने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर हम अब ज्वाइन नहीं करेंगे तो वैसे भी हम बाइकआउट किया जाएगा हमारा, मतलब हम आइसोलेट हो जाएंगे, इसलिए बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ऑन दी कब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी, ये बनी थी 1946 में, और कब 28 अप्रैल 1947 आते आते यहाँ पे 6 स्टेट 5 वेर पार्ट ऑफ असेंबली। तो जो टोटल 6 स्टेट थे ना हमारे यहाँ के, जो 5 लोग थे उसमें, वो तो इस असेंबली का पार्ट हो गए। माउंट बैटन प्लान आया था कब, 3 जून 1947 को, उसमें उसने दिया था कि रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ प्रिंसेस टुक द देयर सीट इन असेंबली। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसेस स्टेट टुक देयर सीट इन असेंबली। इसने बोला था कि काफ़ी लोग जो प्रिंसेस स्टेट है वो असेंबली में पार्ट लेंगे। द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनेंट आल्सो इंटर इन द असेंबली। अब शुरू में इन्होंने नाटक किया, जैसे मैंने बोला जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब मीटिंग हुई थी शुरू में मुस्लिम लीग ने अपोज कर दिया था, इन्होंने उसका पार्टी नहीं लिया था, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुई थी। बाद में ये भी असेंबली में आना स्टार्ट कर दी, इन्होंने भी घुटने टेक दिया अपनी। तो देखो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसमें इतने मेंबर्स थे 389। देखो ये हमने बताया था 93, ये 93 थे प्रिंस स्टेट से, 296 थे ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ पे ब्रिटिश लोग या कर रहे थे। अब ये जो थे ब्रिटिश इंडिया वाले, इसमें देखो 296, उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इलेक्शन हुआ था ना प्रिंस प्रोविजनल असेंबली में वो स्टेट में, उसमें से 208 296 में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, समझ रहे, सीट एक्सेप्ट 9 ऑल जनरल थे, सीट 9 छोड़ के। मुस्लिम लीग को कितने थे, मुस्लिम लीग को ये 296 उसमें से 73 मिले थे, और इंडिपेंडेंट ऐसे निर्वाचित लोग थे 15। मतलब जो 296 मेंबर थे ना जो असेंबली में गए थे असेंबली से चुन के, प्रोविजनल असेंबली से चुन के, उसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, और इंडिपेंडेंट मेंबर 15 थे, समझ गया आप। और 93 किसके थे, प्रिंसली स्टेट जो डायरेक्ट भेजे गए थे नॉमिनेट करके। तो प्रिंसली स्टेट जो थे शुरू में उन्होंने क्या कर दिया, शुरू में नाटक किया, बोला हमने ज्वाइन करेंगे, बाद में झक मार के ज्वाइन कर लिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसमें से कितने 208 इधर लिखे हुए, और ये मुस्लिम लीग के 73 और इंडिपेंडेंट 15, ऐसे 296 मेंबर कौन से थे, ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, और 93 प्रिंसली स्टेट की थी, समझ गए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, असेंबली वे कॉम्प्रोमाइज रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी सोसाइटी के काफ़ी सेक्शन से था, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब इसमें देखो नोट क्या करना है, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना ऑल प्रोमिनेंट पर्सन वेयर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये इतना गंदा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इतनी हाई लेवल इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जितने प्रोमिनेंट लीडर थे ना, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लियाकत अली खान, मतलब मुस्लिम लीग के भी बड़े बड़े, श्री गोपालचारी, और कांग्रेस के भी जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे ना पॉलिटिशियन, वो सारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। क्योंकि आप खुद सोचो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है आगे चल के, उस पर पूरा देश की नींव रखी जाने वाली है, तो उसमें सब लोग पार्ट हिस्सा लेंगे, सब लोग थे। पर 2 खास लोग जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज़ादी मिलने में। अब देखो मोहम्मद अली जिन्ना भले हमारे देश के लिए खेला, मतलब हमारे लिए अच्छे नहीं, पर उनका ये तो आप फैक्ट है ना, उन्होंने भी तो योगदान दिया था देश को आज़ाद करने के लिए। शुरू में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था 1930 में। भगत सिंह जब जेल में थे तो मोहम्मद अली जिन्ना इकलौता आदमी था जो उसको जाके मिला था, पता है आपको ये चीज़। तो शुरू में जिन्ना बहुत बढ़िया आदमी था, पर बाद में उसको पता चला कि अगर हमारा खुद का देश बनाना है हमें अलग से, मतलब अगर हमें उसको थोड़ा ना उस टाइप का था, उसको फेम चाहिए थे, नेम एंड फेम वाला था। और उसको पता चला जब गांधी है, गांधी नेहरू है, तब तक हमें तो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा ना, हमारे कुछ होगी, मतलब रोटी यहाँ पे दाल गलेगी। इसलिए उसको पता चला हमारा एक ही, अगर हमें हमारा नाम कमाना है हम अलग देश बनाएंगे, और उसके इसलिए वो उसने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी, और फिर वो मुस्लिम करने लगा। शुरू में बहुत बढ़िया बंदा था वो। तो ये 2 लोग है ना, आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वेयर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वहाँ पे नाम देंगे जिल्ला, नेहरू, सारे नाम देंगे, और वहाँ पे नाम होगा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। और मतलब आपको लगेगा कि यार हाँ यार गांधी तो पूरा इसमें थे, तो गांधी क्यों नहीं होंगे, गांधी भी होंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना तो पक्का होगा, वो तो पक्का विलन था, उसको तो पूरा पाकिस्तान ही चाहिए था। बट ये बात सही नहीं, नेहरू और गांधी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, मैंने जैसे पहले बताया 9 दिसंबर, क्वेश्चन आता है इस पर,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी, पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लोग में सेपरेट पहली मीटिंग जो है उसको बॉयकॉट किया था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उनको सिर्फ अलग से ये चाहिए था, अलग से पाकिस्तान चाहिए था। 29 जो मेंबर थे टोटल, कितना 389 मेंबर थे ना टोटल, उसमें से सिर्फ 299 लोगों ने ना पार्टिसिपेट किया था। मतलब टोटल जो लोग थे प्रिंसली स्टेट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो चुने गए लोग, मतलब जो यहाँ पे ब्रिटिश राज कर रही, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट मिला के जो नॉमिनेट किए गए लोग थे टोटल 389, उसमें से सिर्फ लगभग 300 लोगों ने अटेंड की थी पहली मीटिंग। बाकी लोगों ने मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था, और कुछ ये जो प्रिंसली स्टेट ये नाटक कर रही थी इन्होंने भी बायकॉट कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट मीटिंग अटेंडेड बाय 211 लोगों ने अटेंड की थी। चलो फिर इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था, एक्चुअली मैंने इसे आंसर भी डाल दिया। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। यूपीएससी मतलब कौन सा? IAS IPS वाला जो पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो मेंबर थे वो कहाँ से थे? वो मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो प्रोविंस से जो मेंबर आए थे वो कौन से थे? वो इसमें दिया है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम ऑफ दोज प्रोविंस। उस स्टेट से डायरेक्ट लोगों ने चुन के भेजे थे, तो ये गलत है। नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये भी गलत है। नॉमिनेट थोड़ी किए थे, उनका तो इलेक्शन हुआ था, पर डायरेक्ट लोगों ने तो नहीं किया था। और एक सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर एक्सपर्टाइज इन द कॉन्स्टिट्यूट मैटर, मतलब ये बोल रहे कि उन लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उनको दिमाग अकल है उसके हिसाब से उनको भेजा गया था, जिनको जैसे जो जिस स्किल में एक्सपर्ट है। वो भी गलत नहीं, सही नहीं, गलत है वो भी। तो प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी ना, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड हुए थे वो। कहाँ से? जनता द्वारा इलेक्शन नहीं हुआ था, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन हुआ था, और वो बाय हम जो बोलते हैं ना इनडायरेक्ट इलेक्शन से के द्वारा उनको भेजा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? अब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, एनडीए में आता है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से देखो, हमने ये जो 9 चैप्टर जो थे, ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था, शुरू में कैसे बोला था, किसने क्या कहा था, इन 9 देखा। और अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी, तो यह असेंबली के बारे में हमने सारे फैक्ट देख लिए कि असेंबली में कौन लोग थे, कैसे चुने गए थे, कितने थे, मुस्लिम लीग के कितने थे, कांग्रेस के कितने थे। मतलब ये जो है ना 10 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, मैं 1 घंटे में ऑलमोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाए आपकी, ये कभी आप जिंदगी में कभी ना भूलें। अपना नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, उसमें हमें देखना है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया गया था, शुरू हो गया। इसमें हमने क्या देखा, इतने लोग अपॉइंट हुए, पहली मीटिंग हुई, बाद में जो लोग नाटक कर रहे थे वो भी बाद में ज्वाइन कर लिए। अब काम कैसे चालू हुआ था, तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में काम कैसे हुआ था। उसके तहत ना हमें इतनी चीज़ें देखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंपोजिशन मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसका कंपोजिशन था, क्या था, उसमें कौन कौन प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ये सारी चीज़ें हमें देखनी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो मैंने पहले बताया था कब मिली थी, उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। उसके बाद वो रीअसेंबल हुई थी। रीअसेंबल मतलब क्या, इसका जो मेंबर थे ना उसको वापस चेंज किया गया था। क्यों किया गया था, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कब हुई थी रीअसेंबल? 14 अगस्त 1947 को। और वो एज अ सोवेरियन बॉडी थी। सोवेरियन मतलब इंडिपेंडेंट, जिसको कोई भी अलग देश, बाहर का कोई भी आदमी या अंदर का कोई भी आदमी या कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो ये सोवेरियन थी, मतलब ये अपना डिसीजन लेने के लिए इसकी इतनी पावर थी कि वो खुद का डिसीजन खुद ले सके। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद, मैंने आपको बताया ये ओल्डेस्ट मेंबर जो थे वो इलेक्ट हुए थे एज अ टेम्प्रोरी मेंबर और इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इनको टेम्प्रोरी और इंटरिम बनाया गया था शुरू में। बाद में जब मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई थी कब, दिसंबर 11 1946 को, उस टाइम कुछ इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये जो लोग थे ना, जो मैंने बताया था आपको, लगभग 400 लोग थे, तो उसमें से 300 लोगों ने लगभग इसको ज्वाइन किया था शुरू में। तो उनके बीच सर्वसम्मति से वहाँ पे इलेक्शन हुआ। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ये पहले बता चुका हूँ मैं। SC मुखर्जी ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। BN राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो हमारा संविधान बनने वाला है उसको एडवाइस करेंगे, सलाहकार कौन होंगे, BN राव। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी हमने देखा था। अब देखो ये थे सचिदानंद, ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे सिन्हा। उसके बाद SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये जो थे BN राव, ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी, हमने देखा था। अब देखो क्या हुआ था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, इसमें लगभग ऑलमोस्ट 400 लोग थे, समझ रहे। उसमें से लगभग 300 लोग जो थे, मतलब इतने नहीं थे, एग्जैक्ट नहीं थे, ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, वो थे ब्रिटिश इंडिया से। और लगभग 83 लोग जो थे, मतलब 100 के आसपास, वो थे प्रिंसली स्टेट से। बाद में क्या हुआ, ये बन गए 46 में। पर बाद में क्या हुआ, 46 में जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, पाकिस्तान, इनको पता चला गया जिन्ना को कि पाकिस्तान की जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं होने वाली। तो जिन्ना ने क्या कर दिया, जिन्ना ने ना डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया 14 अगस्त कब, 1946 में। इसने ना डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। और पूरे इंडिया में ना एक बहुत बड़ा ये होगा, राइट चालू हो गया।
राइट, मतलब क्या, दंगे फसाद चालू हो गए, इतने लोग उसमें मर गए। फिर ये जिन्ना के ये जो है ना क्रूरता, इसके दबाव में आके गांधी और कांग्रेस ने अपने हाथ टेक दी और इन्होंने बोला चलो, कांग्रेसों को बोला दे दो इसको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान दे दो, पर लोगों को मारना बंद कर दो पहले। फिर इन्होंने ना एक एक्ट लाया ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, वो एक्ट का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। उस एक्ट में लिखा था, देखो उसमें लिखा था कि ये जो है 15 अगस्त में लिखा था, 15 अगस्त 1947 में, इसमें ऐसे लिखा था कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया वालों को आज़ादी मिल जाएगी। उसके हिसाब से दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट, मतलब दो अलग देश बनेंगे, एक होगा इंडिया, दूसरा होगा पाकिस्तान। अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी उसको रीअसेंबल कर दिया। मतलब अभी देखो कुछ लोग तो अभी दो देश बनने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के जो एरिया वहाँ से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पार्ट वो वहाँ से चुने गए होंगे, तो उनको निकाल दिया गया, समझ रहे ना, उनको रिमूव कर दिया, उनको वो उन्होंने चीज़ टू बी अ मेंबर, उन्होंने अपनी मेंबरशिप जो है वो उनकी ख़त्म हो गई अपने आप, क्योंकि वो उस एरिया से, मतलब इंडिया के लिए जो इंडिया की जो टेरिटरी, इंडिया का जो लैंड, मतलब जो डिवाइड हुआ ना, इंडिया के पास जो बॉर्डर, मतलब इंडिया के पास जो लैंड मास आया, उसमें से जो लोग थे वही मेंबर रहे, और इधर के जो लोग थे वो अपने आप उनकी सदस्यता खत्म हो गई, इसलिए उसको रीअसेंबल कर दिया। और टोटल लोग कितने हो गए, जो 400 के आसपास थे वो कितने हो गए, 299, मतलब 300 के आसपास से लोग रहे। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया है वो कितने लोगों ने बनाया पता क्या, 299 लोगों ने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। आगे चलते तो असेंबली जो थी वो क्या थी, वो फुल सोवरेन बॉडी थी, मतलब ये अपना डिसीजन लेने के लिए तत्पर थी, ये किसी के दबाव में नहीं आ सकती थी। उसके बाद इसको पावर किया गया था, एम्पावर किया गया था, इसको ये ताकत दी गई थी कि वो कोई भी लॉ बना सकती। और ब्रिटिश ने जो लॉ बनाई थी इससे पहले, जैसे हमने देखे ना, ब्रिटिश के लॉ मतलब कौन से, वही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ कब वो था, 1947 था, 35 का एक्ट था, उसके बाद 1909 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था। ये कोई भी एक्ट को अल्टर कर सकते या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद उसके दो फंक्शन थे, ये जो असेंबली बनी थी ना, उसके पास दो फंक्शन दिए थे बड़े बड़े तौर पे। एक था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और इनको ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं, आज़ादी तो मिली, पर देश को चलाना पड़ेगा ना भाई साहब। तो देश को चलाने के लिए फिलहाल कोई टेम्पोररी ऑर्डिनरी लॉ तो बननी पड़ेगी ना शुरू में थोड़े बहुत, तो वो लॉ बनाने का काम दिया गया इसको, जीवी मावलकर को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो काम दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मतलब इनको अकेले आदमी को नहीं था, ये जो प्रेसिडेंट थे उसके, वो जो ग्रुप था ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और ये ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके प्रेसिडेंट थे जीवी, मतलब चेयरमैन थे ये जीवी मावलंकर। तो टू फंक्शन कंटिन्यू चले कब तक, 26 नवंबर 1949 तक ये दो फंक्शन चलते रहे। और उसके तहत हमारा देश भी, हमारा आज़ादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, और ऑर्डिनरी लॉ से देश भी चला 3 साल तक। ये देखो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो है जीवी मावलंकर, ये जो आदमी था ना, मतलब ये जो इंसान थे ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ गया इधर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था, जो सोवरेन बॉडी थी, व्हाट इज सोवरेन मतलब वो छोड़ो, उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना, वो हमारे इंडिया की पहली पार्लियामेंट थी, बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट मतलब जैसे अभी हमारे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वही थी, मेंबर थे, चुन के वहाँ पे गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहे थे। और ये जो आदमी था जिसके लिए मैंने अभी ये स्लाइड बनाई, ये थे हमारे, क्वेश्चन आएगा हमारे इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के बाद, समझ रहे, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो पहला स्पीकर था वो कौन था, इंडिया हमारे जो संसद है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसके स्पीकर थे जीवी मावलंकर, ये हमारे स्पीकर थे। देखो वडोदरा से थे ये, एक्चुअली गुजरात से। उसके बाद ये चीज़ें हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब थी ना, तो हमारा 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, ऑर्डिनरी लॉ भी बना गई। पर अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, खत्म हो गया ना, तो उस जब खत्म होने के बाद हमारा जो 26 जनवरी 1950, उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। मतलब हमने ये बोला हमारे देश ने कि आज से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने 3 साल बाद 3 साल से बनाया है, इसको लागू कर देंगे और इस हिसाब से देश चलेगा आगे। समझ गए ना अभी आप। बट उससे पहले ही कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली थी, मतलब 1950 से पहले कुछ चीज़ें जो थी ना, हमारे देश ऑर्डिनरी देश चलाने के लिए कुछ चीज़ें जो बन के हो गई थी, उसको पहले अडॉप्ट कर लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ कब अडॉप्ट की गई थी, ये चीज़ कब बनी की थी। नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। इंडिया ने जो एक कॉमनवेल्थ नाम का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये हम बाद में देखेंगे, इसकी ना सदस्यता ली थी कब, मई 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था कब, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था, मतलब बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949। और इसको अडॉप्ट कब किया था हमने, वो 1900 जनवरी में किया था, उसके बाद 26 जनवरी को। और नेशनल एंथम जो है हमारा, उसको ना हमने 24 जनवरी को अडॉप्ट किया था 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग जो है उसको भी अडॉप्ट किया था, इसको साथ में किया था। और जो ये क्या है, 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड द फर्स्ट सेशन, इसने ना पहला सेशन अपना ये कर दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का,
इट्स फाइनल नहीं, फर्स्ट नहीं सॉरी, फाइनल सेशन, मतलब 24 जनवरी को वो फाइनल हो गया था कि अभी इसके बाद ना कोई डिस्कशन होगा, ना कोई आर्टिकल ऐड किए जाएंगे, ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको हमने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट किया था 26 जनवरी को किया था, पर ये हमारे देश के प्रेसिडेंट कब बने थे पता है क्या? ये पहले ही बने थे, 2 दिन पहले ही बने थे, 24 जनवरी 1950 को। आगे ये देखो, ये जो इसको पॉज कीजिए स्लाइड को, इसको पढ़ लीजिए, ये आपके काम की चीज़ें। जिसके नेशनल फ्लैग है उसको कब एडप्ट किया था? 22 जनवरी। तो इसमें कुछ क्या होता है, 3 कलर होते हैं, ट्राइंगल, सैफरन होता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, उसमें अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो उसमें जो स्पोक है कितने, उस पर क्वेश्चन आता है, अशोक चक्र में कितने स्पोक है? 24 स्पोक है। वो जो फ्लैग है उसका प्रोपोर्शन कैसा है, मतलब कितना बाय कितना है? 2/3। वो ऐसा 3 है, ऐसा 2 है, समझ, मतलब ऐसे 3 फुट होगा तो ऐसा 2 फुट होगा। जहाँ पे भी फिट, जहाँ पे भी फ्लैग बनेगा, जिसके भी जितना भी साइज, जैसे अगर बहुत बड़ा फ्लैग बनाना है या अगर इतना 3 किलोमीटर तक बनाना है, तो इधर जो उसका है, अगर लेंथ इसका जो है डायमीटर, ये जो अगर विड्थ अगर 3 किलोमीटर है तो उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? ये 2 किलोमीटर होनी चाहिए। और किसने डिज़ाइन किया था? ये पिनांगी वेंकैया, इसने पिंगली वेंकैया, इसने डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ये ख़त्म हुआ था कब? नवंबर 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को। इसमें 8 शेड्यूल थे और 395, मैंने बताया था आपको, 346 बोला था मैंने, शायद गलती से बोला था, तो ये 395 आर्टिकल थे उसमें। उसके बाद जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ये सबसे शुरू में ये कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1911 में। और ये क्या है, भारतो भाग्य विधाता बंगाली में पहले लिखा गया था। वंदे मातरम जो है हमारा, ये संस्कृत में शुरू में लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस पर भी क्वेश्चन आता है, किसने बनाया था, कब बनाया था, कब अडॉप्ट किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 22 कमेटी बनी थी, जो 22 कमेटी ने मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मैंने बताया ना कि हर एक आदमी को अलग अलग काम दिया था। तो जो 22 कमेटी थी उसमें से 10 कमेटी जो था ना, वो प्रोसीजरल अफेयर्स थे, मतलब रेगुलर जो प्रोसीजर जो देश चलता है उससे रिलेटेड कमेटी थी। और 12 कमेटी जो थे ना, वो क्या है, सब्सटेंसिव और कंसिडरेबल अफेयर्स, ये थी। देर वेर 8 मेजर कमेटी थी और बाकी माइनर कमेटी थी। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। हर एक आदमी को एक एक काम दिया गया था, एक चेयरमैन था एक कमेटी का, उसके अंदर कुछ लोग होते थे, वो उस फील्ड के, उसने आर्टिकल बनाने होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी चीज़ें बनानी। तो ऐसे 8 मेजर कमेटी थी, बाकी माइनर थी। तो 8 मेजर कमेटी जो थी उसकी चेयरमैन कौन है, उस पर क्वेश्चन आता है कि ये कमेटी जो है उसका चेयरमैन कौन है। तो ये अभी एक बार पढ़ लेते आप, इसको याद रखिए। जो कमेटी एड ऑफ कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग है उसका चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कमेटी उसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये देखो मैंने बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको जो ड्राफ्ट करेगी वो कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। और जो स्टेट कमेटी थी नेगोशिएशन, उसके भी थे जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 7 नंबर पे ये क्या है, प्रोविंशियल, मतलब स्टेट की जो, मतलब प्रोविंस जो थे उस टाइम पे, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल थे। और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी हेड, इसके भी सरदार पटेल थे। अब माइनॉरिटी राइट एंड माइनॉरिटी हेड जो थे, जिसके चेयरमैन थे सरदार पटेल, उसके अंदर सब कमेटी आती काफ़ी, उसमें फंडामेंटल, ये समझ रहे, ये इतना कुछ काम का नहीं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इस पर क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन सारा बन के रेडी हो गया तो उसको ड्राफ्ट करना था, तो वो काम जो था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो कब गठित की गई थी? वो अगस्त 29 सेटअप कब 1947 में की गई थी। उनको बोला गया था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहेगा उसको आपको ड्राफ्ट करना है। चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। और BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। और फाइनल ड्राफ्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कब हो गया था? 4 नवंबर 1948 को हो गया था। इसकी पहली रीडिंग हुई थी। और तीसरी रीडिंग कब हुई थी खत्म? 26 नवंबर। बताया मैंने आपको इससे पहले भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना, सब लोग आपने डिस्कस करते थे, पर एक कमेटी थी, उसका काम था उसको ड्राफ्ट करना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से सही से फ्रेम करना। तो ये जब सारी डिस्कशन खत्म हुई तो पहली रीडिंग जब थी, जब BR अम्बेडकर ने बोला 4 नवंबर 1948 को, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया है, तो उसने पहले रीड करके बताया कब। उसके बाद वापस 2-3 बार हुआ। जो फाइनल रीडिंग थी, जिसको तीसरी रीडिंग थी, वो 26 नवंबर 1949 को ये डिस्कस हुआ था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस डिस्कशन नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थी? तो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। ये कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। 7 मेंबर थे अल्लवी कृष्ण स्वामी अय्यर। इस पे क्वेश्चन आता है कौन कौन मेंबर थे? गोपाल स्वामी, ये क्या है, ये अयंगार, KM मुंशी, ये भी थे। उसके बाद क्या है, मोहनलाल सदुल्ला, ये भी थे। उसके बाद BL मित्तर एंड DP खैतान, ये थे। पर बाद में क्या हुआ था पता है क्या? इन्होंने रिजाइन कर दिया था हेल्थ की वजह से, इनका हेल्थ सही नहीं था। और ये मतलब ये तो इनकी डेथ हो गई थी बीच में, तो इनको रिप्लेस किया था किसने? YN मधुराव राव ने एंड DP खैतान ने इनको रिप्लेस किया था।
समझ गए। तो ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब कुछ फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 49 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अडॉप्ट किया गया। प्रेसिडेंट एंड इट्स मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन इट, सबने इस पर साइन कर दिया। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसने साइन कर दिया कि आज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे। प्रेम्बल जो था इसको अनेक्ट किया था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रेम्बल को उसमें डाला गया था। तो प्रेम्बल बाद में अडॉप्ट किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पहले अडॉप्ट किया था, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसमें समरी जो थी उसकी वो पहले पेज पर डाली गई थी बाद में। और ये जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इंडियन किसको बोला जाता है? बी आर अम्बेडकर को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पहले लॉ मिनिस्टर बने थे हमारे देश के 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद ये फैक्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने सेशन हुए थे इसके? 11 सेशन हुए थे। 11 सेशन 2 साल में, और 2 साल में 11 मंथ एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसमें रेफरेंस कितने देशों का लिया था? इतने देशों के 66 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया था, उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कितना था? 114 दिन के लिए इसको कंसिडर किया गया था। एक्सपेंडिचर जो था कितना बना? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना पैसा लगा था भाई साहब? 64 लाख लगे थे बस उस टाइम, मतलब उस टाइम पे बहुत थे वो, अभी के तो कितने करोड़ होंगे। जनवरी 24, 1950 को लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और उसके बाद बट डिड नॉट एंड, इस खत्म नहीं होता पर उसमें लास्ट सेशन था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंटिन्यू एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 दी फर्स्ट ईयर इलेक्शन। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया कब? 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, चालू हो गया हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। पर फिर भी ये एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम इसने किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं, क्योंकि उस टाइम जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूंट अडॉप्ट कर लिया, अभी इलेक्शन हुआ है क्या? नहीं। फिर जो हमारे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद खासदार, ये लोग वहाँ पे चुन के जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। पर भाई साहब कॉन्स्टिट्यूंट अडॉप्ट कर लिया पर इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, तो पार्लियामेंट का काम कौन देखेगा? पार्लियामेंट का काम तब तक किसने देखा था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही हमने पार्लियामेंट मान लिया था तब तक, जब तक पहला इलेक्शन नहीं हुआ था। तो पहला इलेक्शन कब हुआ था हमारे देश में? 1951 और 52 में हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद। तो फाइनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज पब्लिश कब? फरवरी 1948 को। और सेकंड जो ड्राफ्ट था वो कब बना था? अक्टूबर कब? 1948 को। तो उसके बाद फर्स्ट फाइनल नहीं, सॉरी, फर्स्ट था इधर और ये सेकंड था, और लास्ट में तो थर्ड तो हम इधर देख लिया है। कहाँ इधर था थर्ड? कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड रीडिंग कब हुई थी? वो 1949 को। तो इस तरह से देखो उसमें, और ये चीज़ें ये इतने काम की नहीं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रीएम्बल ये कितने ना 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल हैं, इतने जो आर्टिकल्स हैं ना ये कम टू फोर्स इतने इस टाइम पे हुए थे। अब जब प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था कब? 26 जनवरी 1950 को। बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा पार्ट थे वो पहले से हमने लागू कर दिया था, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी प्रोविजन कुछ थे। और ये आर्टिकल जो थे ना ये हमने पहले से लागू कर दिए थे। जैसे आर्टिकल 5 ये सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप क्योंकि ना संविधान जब बनेगा तो बनेगा, पर सिटीजनशिप तो पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, तो इसको हमने पहले लागू कर दिया था कब? 26 जनवरी नवंबर 19। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने से पहले लागू कर दिया गया था, और रिमेनिंग प्रोविजन जो थे मेजर पार्ट वो बाद में हमने कर दिया था, समझ रहे? अब मुझे एक बात बताओ, 26 जनवरी 1950 को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अडॉप्ट किया था? पता है क्यों? क्योंकि लाहौर में एक सेशन हुआ था, दिसंबर 29 को लाहौर में एक सेशन हुआ था। उसमें इसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था अंग्रेजों कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। हमने जो 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट दिया है उसमें हमने बोला डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, आपने तो माना नहीं। अब हमें ना डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, ना आपके साथ काम करना है, ना आपके अंडर करना है, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और उन्होंने बोला कि हमने ऐसे डिक्लेयर कर दिया आज से कि हमें आज़ादी मिली और हम 26 जनवरी से लेके हर साल हम आज़ादी दिन मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी दिन मनाया गया था। तो इसलिए इस डेट की सिग्निफिकेंस को याद रखते हुए हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया। और इसलिए हम हमारा जो 26 जनवरी को हम जो हमारा ये गणतंत्र दिवस दिन जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, समझ रहे ना? तो हमें 26 जनवरी को आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, इंडिपेंडेंस डे। पर जो रिपब्लिक डे है ना वो 26 जनवरी किस लिए अडॉप्ट किया गया था? क्योंकि वो 1930 में तब से हम उसको कर रहे हैं, उसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर दिया था, समझ गए आप? तो इतना ही था बस। मैं ये क्या प्रीवी काउंसिल ये कुछ काम करना इतना, समझ रहे? तो इस तरह से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीज़ें देख ली, समझ रहे? अब एक बार देखते हैं 1946 में तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और ये हमने अडॉप्ट किससे हुई क्या वो सारा देख लिया। एक चीज़ आई थी उसमें 1946, उसको बोलते माउंटबैटन प्लान। ये जो माउंटबैटन है, लॉर्ड माउंटबैटन, ये लास्ट वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के। तो इन्होंने बोला इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आए थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें दिया गया था कि ना आज से ना हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को।
और दो डोमिनेंट होगी, मतलब फुल अथॉरिटी टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दो अलग देश बनेंगे। माउंटबेटन प्लान ने डिक्लेयर कर दिया था पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उसने बोला था 2 अलग देश बनेंगे और वो अपने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसने बोला कि एक रेड फ्लिक बाउंड्री कमीशन होगा, जो रेड फ्लिक नाम का आदमी उसको वो हेड करेगा, वो बांटेगा देश, मतलब ऐसा बॉर्डर बनाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर बनाएगा वो। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो गया था, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना पहला गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद छोड़ दिया था उन्होंने, इसने जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब चालू हो गई तब लॉर्ड माउंटबेटन ने छोड़ दिया। जब हमारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ था, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, इन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त न्यू कैबिनेट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज सॉर्न इन। मतलब क्या हुआ था, 15 अगस्त 1997 में हमारी न्यू कैबिनेट फॉर्म हुई थी, और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ ली थी। तो आप मुझे बताओ इसको गवर्नर जनरल बनाने की जरूरत क्या थी, पता है क्या? क्योंकि गवर्नर जनरल इसलिए बनाया गया था इसको, माउंटबेटन को, क्योंकि नेहरू को शपथ कौन देगा? तो नेहरू को एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ किसने दी थी, पता है क्या? इसने दी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। इस पर क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ये कब बनी थी? 11 अगस्त 1947 को बनी थी, यानी इसका जिन्ना को प्रेसिडेंट बनाया गया था उसके तहत। तो इस तरह से हमने हमारा जो दूसरा चैप्टर था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क यूनिट का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का सारा बैकग्राउंड से लेके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कितने लोग थे, क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स है वो देखेंगे हम। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।